नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखावली। आज का एजेंडा में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आजकल सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो चलिए उन खबरों पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं। एशिया कप में टीम इंडिया ने जीत को सेना के नाम किया है। वहीं वक्फ कानून से जुड़े 3 मुद्दों पर एससी सुनाएगा फैसला। बिहार चुनाव से पहले मांझी ने एनडीए से ज्यादा सीटों की मांग की और नेपाल की अंतरिम सरकार के लिए मंत्रियों के नाम तय। तो ये कुछ तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज का एजेंडा में बात करेंगे। हमारे साथ कुछ संवाददाता भी जुड़ेंगे जो इस पर हमें अधिक जानकारी देंगे। तो चलिए अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं। पीएम आज पश्चिम बंगाल के बाद बिहार जाएंगे। पीएम मोदी सबसे पहले कोलकाता में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां देश की सुरक्षा को सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ गहन मंथन होगा। इसके बाद पीएम मोदी बिहार के पूर्णिया का रुख करेंगे, जहां पीएम करीब 36,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस मौके के दौरान पीएम मोदी बिहार में नेशनल मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे, जिससे क्षेत्रीय कृषि और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पीएम मोदी का यह दौरा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी कोलकाता में जिस 16वें संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, उसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारी भाग लेते हैं। ये सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की रक्षा रणनीतियों पर चर्चा का मंच है। सैन्य संचालन, तैयारियों और सुरक्षा चुनौतियों को लेकर गहन विचार विमर्श होता है। सम्मेलन से सरकार और सेना के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल स्थापित होता है। नई तकनीकों और रक्षा नीतियों को अपनाने के फैसले इस बैठक में लिए जाते हैं। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। सीसीसी का अंतिम आयोजन 2023 में भोपाल में हुआ था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। विजय जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय 2 शहरों के दौरे पर है। पहले कोलकाता फिर जाएंगे, उसके बाद वो बिहार जाएंगे। कोलकाता की अगर बात करें तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन में पीएम भाग लेने जा रहे हैं। किस तरह से इस सम्मेलन को आप देखते हैं, क्योंकि देखिए ये वो दौर है जब भारत अपनी सीमा सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, बांग्लादेश भारत के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है जब से वहां पे तख्ता पलट हुआ है। और कोलकाता में ये जो 16वां कमांडर सम्मेलन हो रहा है, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न सिर्फ हमारी जो जमीनी सुरक्षा है, बल्कि बंगाल की खाड़ी से जो खतरे की संभावना होती है, उस पर भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है। काफी दिन से इस बात की सेना में डिस्कशन चल रहा है कि थिएटर कमांड बनाया जाना चाहिए, जिसमें अलग अलग इलाके के जो थिएटर कमांड होंगे, वहां वायुसेना, जल सेना और थल सेना तीनों मिलकर काम करेंगी। और ये काफी इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। जो मौजूदा चुनौतियां हैं, इसमें टेक्नोलॉजी शेयर करना, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना, यानी तीनों सेनाओं का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस कमांडर सम्मेलन में एक मुद्दा ये हो सकता है। दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया में जो वार की टेक्नोलॉजी है, वो बदल गई है। अब सैनिकों से ज्यादा ड्रोन लड़ रहे हैं, मिसाइलें लड़ रही हैं, और ये सबसे सुरक्षित तरीके से युद्ध, यानी जान गंवाए बगैर आप युद्ध कर सकते हैं। और जिस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी ताकत का परिचय दिया, न सिर्फ उसने अपनी मिसाइल पावर का परिचय दिया, ड्रोन पावर का परिचय दिया, साथ में उसने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की जो उपयोगिता साबित की, जो उसने अपनी परफॉर्मेंस दी है, उससे चीन और अमेरिका दोनों हतप्रभ थे। तो भारत एक तेजी से आर्थिक के साथ रक्षा में भी तेजी से प्रगति कर रहा है। और ये जो सम्मेलन है, यहाँ से उन बुनियादी मुद्दों पे भी बात हो सकती है, उन पे भी डिस्कशन हो सकता है, और सरकार उसमें भाग ले सकती है उस चर्चा में। जो सेना की भविष्य की जरूरतें होती हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगले 5 साल 10 साल में हमारी सेना की जरूरतें क्या होंगी, किस तरीके की टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। एयर डिफेंस सिस्टम, चूंकि हमारी बहुत बड़ी सीमा है, तो हम किस तरीके से अपने एयर डिफेंस के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। तो ढेर सारे पहलू उसमें शामिल हैं। कोलकाता में होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक तरीके से हमारी जो पूर्वोत्तर भारत को लेके हमेशा चिंता जाहिर की जाती रहती, कोई चिकन नेक का बात भी कर देता है भारत में, अगर कोई
अराजकतावादी है कि भाई चिकन नेक है वहां। तो इन सारे न सिर्फ पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी, बल्कि जो हमारी चीन के साथ सीमा पूर्व में लग रही है और जो बांग्लादेश के साथ लग रही है, सारे पहलू पे यहाँ चर्चा हो सकती है। बिल्कुल विजय जी, आगे की खबरों के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। एक माह के भीतर पीएम मोदी जब बिहार पहुंचेंगे तो पीएम बिहार को भी करोड़ों रुपए की सौगात देने वाले हैं। क्या कुछ देने वाले, चलिए आपको बताते हैं। एक माह के भीतर पीएम मोदी का दूसरा बिहार दौरा है। पीएम मोदी बिहार में करीब 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। भागलपुर के पीर पैंती में ताप विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और कई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय का। विजय जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक माह के अंदर अंदर दूसरी बार बिहार जा रहे हैं और आज वो कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं बिहार वासियों को। किस तरह से आप इस दौरे को देखते हैं? देखिए, ये दौरा चुनावी भी है और ये दौरा डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ भी है। खासतौर पे एयर टर्मिनल और ट्रेन की सुविधाएं और रोड प्रोजेक्ट को 71,000 करोड़ की जो योजनाएं इस पूरे दौरे में प्रधानमंत्री अनाउंस कर रहे हैं, उसमें बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। और मखाना बोर्ड की घोषणा तो पहले ही बजट में की जा चुकी है। और आपको याद हो, जब बजट पेश हुआ था तो अपोजिशन को इस बात पे बहुत आपत्ति थी कि बजट में बिहार को बहुत फोकस किया गया है। अब उस बिहार में प्रधानमंत्री के दौरे एक महीने में दूसरी बार हुए हैं। इसके पहले भी प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सीमांचल का इलाका है, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन की पार्टी AIMIM ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस 5 सीटें जीतकर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हालांकि बाद में उनके विधायक RJD के साथ शामिल हो गए। तो वो पूरे इलाके में बीजेपी मजबूत कैसे हो, ये प्रधानमंत्री के दौरे से शायद ये बात निकल के आएगी। साथ में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसका काफी इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये एक पॉलिटिकल दौरा भी है, एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड दौरा भी है। और बिहार के बदहाली को लेकर या उसके विकास में पिछड़ेपन को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, चुनाव के पहले भी सरकार उसको एड्रेस करती रही और चुनाव के मौके पे अपनी भविष्य के रोड मैप के साथ उसे ज्यादा एड्रेस कर रही है। मखाना किसानों को कैसे ज्यादा लाभ मिल सके। मखाने के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चूंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा और इंटरनेशनल मार्केट में मखाने की कीमत तो आसमान छूती है, किसानों को बहुत लाभ होता है। लेकिन उस बोर्ड के जरिए बिचौलियों का जो सिस्टम है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सारे पहलू इसमें शामिल हैं। और इस दौरे का जो राजनीतिक महत्व है वो विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहाँ JDU और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है, जिसमें और भी पार्टियां हैं, वो कैसे सत्ता में वापस आए, प्रधानमंत्री इसकी एक स्ट्रेटजी जनता के सामने रखेंगे। बिल्कुल विजय जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाह, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में जिस लेकर काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी, आखिरकार उस मैच को भारत ने दबदबे के साथ जीता। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने शुरुआत से ही पाकिस्तान के छक्के छुड़ाना चालू कर दिया था, मानो पाकिस्तानी टीम ने भारत के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए हों। पहले गेंदबाजी डोमिनेशन और फिर बल्लेबाजी में डोमिनेशन के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पूरी तरह से पस्त कर दिया। लेकिन इस धमाकेदार जीत के बाद You refused to shake hand with the Pakistani players after the match. Was it politically motivated, or it was just to match the vibes of the people back home after the recent skirmishes between the two countries? And don't you think that it was against the sportsmanship? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं सर। देखो कैसा है, इट्स आई फील फ्यू थिंग्स
few things in life are ahead of sportsman spirit also. And I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families, also express our solidarity. Also, as I said at PC, that we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor, and as they continue to inspire us all, we'll try our best whenever given an opportunity to inspire them as well, if possible. वहीं मैच के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी जीत भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित की। क्या कुछ कहा गंभीर ने, चलिए वो भी सुन लेते हैं। फैक्ट गुड विन। अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट बाकी है इस मैच में, बट इम्पॉर्टेंट ये था कि ये मैच इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था बिकॉज एज अ टीम we wanted to show our solidarity towards the victim of all the families that has what they've gone through during the Pahalgam attack, and more importantly we want to thank the armed forces for their successful Operation Sindoor, and I'm sure we'll try and make the country proud and try and make the country happy. कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ देखा तक नहीं और न ही टीम इंडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हाथ मिलाया। देखिए, विजयी 6 लगाने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साथी बल्लेबाज शिवम दुबे के साथ हाथ मिलाया, लेकिन सूर्य और शिवम बिना किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ मिलाए मैदान से बाहर चले गए। तो देखिए, जीत के बाद दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। डग आउट में बैठी टीम इंडिया भी मैच के बाद मैदान पर नहीं आई और ना ही पाक खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाया। तो देखिए, सूर्य और शिवम बिना किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ मिलाए चले गए। वहीं डग आउट में बैठी टीम इंडिया भी मैच के बाद मैदान पर नहीं आई और ना ही पाक खिलाड़ियों के साथ उसने हाथ मिलाया। टॉस की अगर हम बात करें तो टॉस के समय भी सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाए थे। तो देखिए, मैच जीतने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाए और टॉस के समय भी जब दोनों टीमों के कप्तान थे तब भी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया। अब बात एशिया कप में हुए टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की। टीम इंडिया ने एशिया कप टूर्नामेंट में रविवार की रात पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। मैच में क्या खास हुआ, ग्राफिक्स के जरिए चले आपको समझाते हैं। तो देखिए, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। तो देखिए, 7 विकेट से भारी शिकस्त भारतीय टीम ने पाकिस्तान को दी है। मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 3 विकेट लिए। तो देखिए, मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव बने थे, उन्होंने 18 रन देकर 3 विकेट लिए थे पाकिस्तान के। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 127 में 9 जो विकेट थे उसका उन्होंने स्कोर किया था। वहीं टीम इंडिया ने 3 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। टीम इंडिया की अगर बात करें तो टीम इंडिया ने 25 गेंद पहले ही जीत हासिल कर ली थी। तो देखिए, भारत की जो टीम है क्रिकेट टीम ने, उन्होंने 7 विकेट से पाकिस्तान को भारी शिकस्त दी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो मैच था वो पहले विवादों में घिरा हुआ था, लेकिन कल का जो मैच है वो बेहद शानदार रहा। जिस तरह से भारत की जो क्रिकेट टीम है उसने 7 विकेट से पाकिस्तान को हराया है, किस तरह से आप इस मैच को देखते हैं, कितना शानदार रहा? बिल्कुल, कल एक एक्सपेक्टेड मैच था। जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद दोनों ही देशों में तनातनी चल रही है और इस मुकाबले को लेकर के भी काफी ज्यादा सरगर्मियां तेज थी और भारतीय टीम पर भी कहीं ना कहीं ये दबाव था कि इस मुकाबले को जीतना है और उन्होंने जीत करके दिखाया। इसका यानी सूर्य कुमार यादव का जन्मदिन भी था और अपने जन्मदिन पे और उन्होंने ये नायाब तोहफा जो था वो देश को दिया। साथ ही साथ उन्होंने पहलगाम विक्टिम्स के साथ खड़े होने की अपनी बात को यहाँ पर सार्थक साबित किया और सभी आर्म फोर्स को ये जो जीत थी वो उनको समर्पित करी। यानी उनकी देश भावना, देशभक्ति भी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। जिस तरह से कल पूरे मैच में चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, दोनों ही तरफ से जो इंडियन टीम का परफॉर्मेंस था वो शानदार था। स्पेक्टेटर भी वहां पर लगातार स्टेडियम में देखिए भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए थे और वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी खेमा था वो कहीं ना कहीं मायूस था, शांत था और उदास था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। और ये सॉलिडेरिटी दिखाती है कि ये जीत क्यों इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है
और न केवल हमने बॉर्डर पार उनको जवाब दिया, बल्कि खेल के मैदान पे भी उनको ये करारा जवाब दिया कि भारत किसी भी तरह से आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है। और कल सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जिस तरह से भारतीय टीम ने जज्बे के साथ खेला, शानदार मुकाबला भी देखने को मिला और एक सॉलिडिटी जो है वो देश के प्रति समर्पण जो है वो भी देखने को मिला। बिल्कुल मुकेश जी, इसी के साथ अगर हम देखें पाकिस्तान की, अगर हम बात करें तो शुरुआत से ही बैटिंग ऑर्डर अगर हम देखें तो उनका जो गेम था वो स्टार्टिंग से ही स्लो था। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत में ही भारत के सामने घुटने टेक दिए थे, क्योंकि जिस तरह से उनका बैटिंग ऑर्डर देखने को मिल रहा था 127 रन ही बस बना पाए वो। बिल्कुल, अगर उसमें कुछ कैचेस या कुछ आउट और जो रह गए थे, भारतीय टीम जो छोड़ गई, नहीं तो मेरे को लगता है 100 रन से कम पर ही सिमट जाती। 6 रन पर 2 विकेट हो गए थे और जिस तरह से बुमराह को खेलना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। कुलदीप यादव उधर से आए, आप देखिए जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी कर रहे थे, मिस्ट्री स्पिनर हैं देश के, तो सरेंडर करते दिखाई दे रहे थे और कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे कि नहीं, एक अलग ही टेम्परामेंट के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरी। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट आज 3 प्रमुख मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुना सकता है, जिसमें अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति शामिल है। ये बिंदु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आए थे। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी। मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वक्फ मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 मई को इन मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 2025 को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित किया था। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन से जुड़े जिन प्रावधानों पर अंतरिम फैसला सुना सकता है, उसमें उस प्रावधान से जुड़े उस नियम पर भी निर्णय आने की उम्मीद है, जिसमें जब कलेक्टर ये पता लगाने के लिए जांच करता है कि संपत्ति सरकारी है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कई और मुद्दों पर भी फैसला आने की उम्मीद है। पहला, वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालतें वक्फ की सूची से हटा सकती है या नहीं। दूसरा, कोई संपत्ति वक्फ बाय यूजर के जरिए वक्फ बाय डीड घोषित की जा सकती है या नहीं। तीसरा, वक्फ बोर्ड और परिषद में केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाना चाहिए। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर आज फैसला आ सकता है। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन कानून से जुड़े नियमों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। बिहार SIR के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। आज का एजेंडा में अब बात करते हैं अगली खबर की, जो बिहार से ही है। दरअसल जैसे जैसे बिहार चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस बीच एनडीए खेमे की सरगर्मियां जीतन राम मांझी ने बढ़ा दी है। दरअसल मांझी ने बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 15 से 20 सीटों की मांग करते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी पार्टी अकेले 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी के इन तेवरों के बाद बिहार का जो सियासी पारा है वो और बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए में शामिल चिराग पासवान भी सम्मानजनक सीटों की मांग कर रहे हैं। तो देखिए जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। टारगेट नहीं पीछा है, लेकिन सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि 10 हो गए मेरे पार्टी निर्माण का और अभी तक हम पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है। और निबंधित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में समाज पार्लियामेंट में या एमपी में नहीं कह रहे हैं। वैसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना बड़ी जरूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से जरूर निहोरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग है। अपनी पोजीशनिंग जरूर वो कर रहे होंगे, पर हकीकत है कि अभी चर्चाओं की शुरुआत नहीं हुई। लंबा समय हम लोग उपराष्ट्रपति जी, नए उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में हम लोग व्यस्त थे। अब जबकि नए उपराष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण करके अपना कार्यालय और अपना कार्यभार संभाल लिया है, मैं मानता हूं कि अब औपचारिक तौर पर जल्द चुनाव को लेकर, सीटों के बंटवारे, सीटों के चयन को लेकर अब चर्चा की शुरुआत शुरू होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि इन एंटिसिपेशन ये कहना कि ये मिलेगा तो ये करेंगे, ये मिलेगा वो करेंगे, ये वो अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से कर। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश जुड़ चुके हैं। मधुरेश, देखिए आज एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए एसआईआर का जो प्रोसेस है वो लगातार चल ही रहा है और अब फाइनल ड्राफ्ट जो है वो उसके पब्लिकेशन की भी जो डेट है वो जल्द ही आने वाली है। और इस बीच में आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस समझा जा रहा है कि इस सुनवाई का असर जो फाइनल ड्राफ्ट होगा उस पर जरूर पड़ेगा। इस बीच में जो लोग जिन लोगों के नाम कटे थे, उन लोगों जिनके गलती से कटे थे उनके नाम जोड़ने के लिए बड़े स्तर पे कवायद की गई है, लोगों की शिकायतें दूर की गई है। इसके अलावा जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुके थे उनका नाम इलेक्टोरल जो लिस्ट है उसमें जोड़ने के लिए भी एक बड़ी कवायद चलाई गई। लगातार 1 महीने का जो अभियान था वो चलाया गया है और अब जो फाइनल लिस्ट है चुनाव आयोग ने लगभग तैयार कर लिया है, लेकिन जो इंतजार है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का है। सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई में कहती है ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल मधुरेश, वही अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब एनडीए खेमे में भी सीट शेयरिंग को लेकर वाद विवाद देखने को मिल रहा है। जीतन राम मांझी ने जिस तरह से कहा है कि उन्हें 15 से 20 सीटें चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो वो अकेले 100 सीटों पर लड़ेंगे। किस तरह से इस बयानबाजी को आप देख रहे हैं? देखिए ये बहुत कॉमन है, चुनाव के वक्त गठबंधन में अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को होता है और ऐसी ही स्थिति आप अगर देखेंगे तो महागठबंधन में भी चल रही है। जेएमएम जुट चुकी है महागठबंधन में, उसके बाद में कांग्रेस ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए राहुल गांधी के साथ में इतनी बड़ी वोटर अधिकार यात्रा की। अब तेजस्वी यादव खुद 16 तारीख से यानी कल से यात्रा पे निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये किसान की स्थिति चुनाव के पहले बनती है। जहां तक बात जीतन राम मांझी की करें तो जीतन राम मांझी ने 20 सीटों की मांग इसलिए की है क्योंकि कम से कम 8 सीटें उन्हें अपने पार्टी को बचाने के लिए बिहार विधानसभा में जीत दर्ज करनी होगी। ऐसे में अगर उससे कम सीटें उनका कहना है कि अगर मिलती है तो जीत अगर 8 सीटों से कम पे होती है तो उनके लिए बेहद मुश्किल भरा वक्त होगा। जबकि चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान शुरू से कहते आ रहे हैं कि उन्हें भी सम्मानजनक सीट की जरूरत है। हालांकि उन्होंने अपना पत्ता अभी तक खोला नहीं है कि कितनी सीटें चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले जेपी नड्डा आए थे, बिहार में एक बड़ी बैठक करके गए हैं और जो लगातार जो वीवीआईपी हैं, जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, उनका आना जारी है और लगातार जो है वो बैठकों का दौर चल रहा है। तो हम समझते हैं
कि आने वाले 1 सप्ताह से 1.5 सप्ताह के अंदर में जो एनडीए में ये जो खींचतान की स्थिति है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा है वो कमोबेश साझा कर दिया जाएगा। बिल्कुल मधुरेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का जरा में अगली खबर नेपाल से जुड़ी हुई है। नेपाल में सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद पड़ोसी देश शांति की ओर बढ़ रहा है। अभी तक सुशीला कार्की के अलावा किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली थी। सारे विभाग सुशीला कार्की ही देख रही थी, लेकिन अब जल्द ही सुशीला कार्की को उनका अंतरिम कैबिनेट मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और आज 3 या 4 मंत्री गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। नई सरकार में किन मंत्रियों के नाम तय हुए हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को 4 नाम भेजे गए। अब कौन से वो 4 नाम हैं, चलिए आपको बताते हैं। ओम प्रकाश चौरियाल को गृह मंत्री नियुक्त करने की तैयारी है। वहीं अगर हम वित्त मंत्री की बात करें तो रामेश्वर खनाल नेपाल के वित्त मंत्री बन सकते हैं। ऊर्जा मंत्री की बात करें तो कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्री बनाने की तैयारी की जा रही है। और रक्षा मंत्री में बालानंद शर्मा को नेपाल के रक्षा मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। और आज ये जो 4 मंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल अंतरिम पीएम के तौर पर सुशीला कार्की ने पीएम के तौर पर शपथ ली थी और आज 4 मंत्री जो बाकी अंतरिम मंत्रिमंडल में होंगे वो भी शपथ ले सकते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजय गुप्ता जुड़ चुके हैं। संजय जी, देखिए, सुशीला कार्की ने तो अंतरिम पीएम के तौर पर शपथ ले ली और आज मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो रहा है। किस तरह से आप देखते हैं इसे? और ये जो 4 नाम सामने आए हैं, क्या फिलहाल जो नेपाल की स्थिति है उसके लिए ये लोग ठीक है? संजय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। संजय जी, आपसे हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, नेपाल में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद जो पीएम थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अंतरिम पीएम के तौर पर सुशीला कार्की ने शपथ ली है। अब देखिए, अब तक जितने भी विभाग थे वो सुशीला कार्की के अंदर थे, लेकिन अब मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो रहा है, अंतरिम मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। 4 बड़े नाम जो हैं वो सामने आए हैं जो आज शपथ ले सकते हैं। अब देखना ये होगा कि अभी जिस तरह से स्थिति नेपाल में खराब हुई है, क्या ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है वो इस स्थिति को काबू कर पाता है या नहीं। फिलहाल आज का एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।